हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है फ्रांस से। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया है। आज की संक्षिप्त परिचर्चा में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कारण है नेशनल असेंबली को भंग करने के, साथ ही क्या पॉलिटिकल सिस्टम है फ्रांस के अंदर, वहां पे राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं, कैसे चुनाव होता है, भारत से तुलना करके इसे समझने का प्रयास करेंगे। ये मुद्दा पॉलिटी के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले हम कारण की बात कर लें। तो यूरोपियन यूनियन के संसदीय चुनाव हो रहे हैं। इस संसदीय चुनाव में जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रों, उनकी पार्टी की हार हो रही है और इसी हार के चलते बेसिकली उन्होंने असेंबली भंग करने की घोषणा की। यदि मैं पूरी खबर की बात करूं तो मैक्रों ने स्पष्ट तौर पे कहा कि मैंने संसदीय चुनाव कराने का फैसला लिया है, इसलिए मैं नेशनल असेंबली को भंग कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि 2 चरणों में ये चुनाव होंगे, 30 जून को और 7 जुलाई को। यानी फ्रांस की जनता अब मध्यावधि चुनाव करने वाली है नेशनल असेंबली के। ध्यान रखिएगा, कार्यकाल इसका पूरा होना था 2027 के आसपास, लेकिन चुनाव लगभग 2-2.5 साल पहले ही हो रहे हैं। इसके पीछे का जो कारण है, ध्यान रखिएगा, इन संसदीय चुनाव में, यानी जो यूरोपियन यूनियन के संसदीय चुनाव हुए हैं, इसमें धुर दक्षिणपंथी पार्टी है फ्रांस की नेशनल रैली, इसने बहुमत हासिल किया है और मैक्रों की मध्यम मार्गी पार्टी है रेनेसां, इसको हार मिली। अब इस पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन के जो संसदीय चुनाव हो रहे हैं, इसमें ज्यादातर दक्षिणपंथी पार्टियां जीत रही हैं। आइए सबसे पहले हम यूरोपियन यूनियन के संसदीय चुनाव की बात कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, यूरोपियन यूनियन एक यूरोप के देशों का संगठन है। इसके चुनाव होते हैं और इस चुनाव में जो पार्टियां जीतती हैं वही पार्टियां बेसिकली पूरी व्यवस्था को चलाती हैं। यदि हम इस पूरी की पूरी प्रोसेस की बात करें तो ये चुनाव 6 जून से शुरू हुए थे। रविवार को इन चुनाव का अंत हुआ है। 720 सीटों के लिए वोटिंग की गई है और ये जो सांसद चुने जाएंगे यही यूरोपियन यूनियन को, यानी ये जो यूरोपीय आयोग है, इसको चलाएंगे। अधिकांश जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें दक्षिणपंथी पार्टियों को बहुमत मिलने के आसार मिले हैं, चाहे बात जर्मनी की हो, चाहे फ्रांस की हो, चाहे अलग अलग यूरोपियन देशों की बातें हो। ध्यान रखिएगा, ऐसे में जो नई यूरोपीय संसद का चेहरा बदलना तय माना जा रहा है और इसी परिघटना के बाद मैक्रों ने नेशनल असेंबली को भंग करने का निर्णय लिया। यहाँ पे यदि हम मैक्रों के शब्दों के अनुसार बात करें तो उनका यह स्पष्ट तौर पे कहना था कि यूरोप की रक्षा करने वाली पार्टियों के लिए यह अच्छा संकेत नहीं है। दक्षिणपंथी पार्टियां पूरे महाद्वीप में बढ़ रही हैं। यह ऐसी स्थिति है जिसके लिए मैं खुद को तैयार नहीं कर सकता। मैंने आपको विकल्प देने का फैसला किया है, यानी जनता को विकल्प देने का फैसला किया है कि वो बेहतर विकल्प चुने। ध्यान रखिएगा, इस तरीके की बातें इमैनुअल मैक्रों के द्वारा की गई है। अब देखना यह होगा कि ये जो चुनाव होने वाले हैं 30 जून और 7 जुलाई को, इसके रिजल्ट के बाद क्या मैक्रों की पार्टी जीतती है या फिर जो विपक्षी दक्षिणपंथी पार्टी है उसको विजय हासिल होती है। यहां पे यदि हम कंपैरेटिव स्टडी की बात करें तो भारत की यदि बात करोगे तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, यानी हमारे देश में शासन का प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री के पास ही ज्यादा शक्तियां निहित होती हैं, राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रधान होते हैं। यदि हम अमेरिका के सिस्टम की बात करें तो वहां पे राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, यानी राष्ट्रपति ही शासन और राज्य के प्रधान होते हैं। लेकिन फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, यानी वहां पे एक ऐसी व्यवस्था है जहां पे राष्ट्रपति भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं और वहां के राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति की तुलना में ज्यादा मजबूत है, क्योंकि वहां के राष्ट्रपति का चयन वहां की जनता के द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, अप्रत्यक्ष तौर पे नहीं बल्कि प्रत्यक्ष तौर पे। और नेशनल असेंबली, यानी वहां पे भी 2 सदन है। निम्न सदन को नेशनल असेंबली कहते हैं, हमारी लोकसभा की जैसा ही है, यानी प्रत्यक्ष तौर पे चुना हुआ है। और जो उच्च सदन है वो सीनेट है। यदि आप इसे चित्र के माध्यम से समझे तो देखिए, जनता चुनती है वहां के राष्ट्रपति को और जनता डायरेक्ट चुनती है, इसलिए ज्यादा शक्तियां वहां के राष्ट्रपति में निहित है। साथ ही जनता के द्वारा ही नेशनल असेंबली को चुना जाता है। इसी नेशनल असेंबली में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसी के आधार पे फिर प्रधानमंत्री और मंत्रियों को चुना जाता है। इसके साथ ही जो सीनेट है यानी उच्च सदन है उसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पे होता है।
ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। यानी जो फ्रांस का सिस्टम है वो भारत की तुलना में अलग है। अब यहाँ पे ये जो नेशनल असेंबली को भंग करने की पावर है, इस पे यदि मैं बात करूं तो राष्ट्रपति को वहां नेशनल असेंबली भंग करने की पावर है, और यदि किसी पार्टी को बहुमत मिलता है तो अपने पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने की पावर है। साथ ही पब्लिक मीटिंग की अध्यक्षता के साथ ही संसद की बैठक को बुलाने की पावर भी राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति फ्रांस में ज्यादातर बाह्य मामलों को देखते हैं, यानी जो विदेश नीति से संबंधित मामले हैं उनको देखने का काम करते हैं, और जो आंतरिक मामले हैं उनको प्रधानमंत्री देखते हैं, यानी शक्तियां बटी हुई होती हैं। अब यहाँ पे एक बात और समझने की है कि सामान्यतः फ्रांस में राष्ट्रपति और नेशनल असेंबली के चुनाव आसपास होते हैं। इसका एक लाभ क्या होता है कि जो जनमत है वो लगभग समान होता है दोनों के, यानी जिस पार्टी का व्यक्ति राष्ट्रपति बना, संभावना इस बात की होती है कि उसी पार्टी का जो बहुमत है वो नेशनल असेंबली में भी होगा। लेकिन अब चूंकि मध्यावधि चुनाव हो रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव 2022 में हुआ था, नेक्स्ट 2027 में होने वाला है, नेशनल असेंबली का भी 27 के आसपास होना था, ऐसे में मध्यावधि चुनाव है। तो ऐसे में यदि विपक्षी जो दक्षिणपंथी पार्टी है उसको बहुमत मिल जाता है तो क्या फ्रांस के राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ेगा? तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति जनता द्वारा डायरेक्ट चुने हैं। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति कमजोर राष्ट्रपति हो जाएंगे, क्योंकि हर बात पे सहमति लेने के लिए उन्हें विपक्षी पार्टियों पर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि सहमति से ही निर्णय निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है फ्रांस में, विशेष तौर पे आंतरिक नीतियों के मामले में। तो ये एक पेचीदा सा मामला है, ध्यान रखिएगा। अब आने वाला समय ही बताएगा कि फ्रांस में किसकी सत्ता आती है, यानी नेशनल असेंबली में किसका बहुमत आता है। यूरोपियन यूनियन के संसदीय चुनाव की बात करें तो ये लगभग तय माना जा रहा है कि दक्षिणपंथी पार्टियों का बहुमत आ रहा है, दक्षिणपंथी पार्टियां ही वहां पे विजयी हो रही हैं। तो ये पूरा का पूरा मसला था। हमने स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास किया कि भारतीय संसदीय प्रणाली के विपरीत फ्रांस में कैसी प्रणाली विद्यमान है, और वहां के राष्ट्रपति को नेशनल असेंबली को भंग करने की शक्ति है, और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति ने भंग किया है। हालांकि कई विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि ये जो निर्णय है ये दूरदर्शी नहीं है, क्योंकि हो सकता है इस पार्टी में विपक्षी पार्टी इस चुनाव में विपक्षी पार्टी विजित हो जाए, तो ऐसे में वहां के राष्ट्रपति कमजोर बन के रह जाएंगे। हालांकि ये समय ही बताएगा कि क्या होगा इन चुनाव का परिणाम, जो 30 जून और 7 जुलाई को होने वाले हैं। ये एक छोटी सी परिचर्चा थी। आपका क्या विचार है इस पूरी परिचर्चा पे? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का देना चाहते हैं तो आज से बैच शुरू हो रहा है। फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाना है, LD लाइव कोड का प्रयोग करना है, एडमिशन ले लेना है। मात्र 27,999 में आपको ये एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, ये एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच होगा जिसमें PT मेंस इंटरव्यू तीनों स्तर की प्रिपरेशन कराई जा रही है। एस्से, आंसर राइटिंग, CSET, करंट अफेयर सब कुछ इंक्लूड है इसमें। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया एडमी पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे। तो ये एक छोटी सी परिचर्चा थी। आपका क्या विचार है इस पूरी की पूरी परिचर्चा पे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे इसी तरीके की परिचर्चा। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।